हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। ये यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग टेस्ट नंबर 3 दृष्टि टेस्ट सीरीज़ का टेस्ट नंबर 3 रिवाइज करेंगे। पिछले 2 दिनों में हम लोगों ने टेस्ट नंबर 1 और टेस्ट नंबर 2 को रिवाइज किया था और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस तरह के वीडियो आप लोगों को बहुत हेल्प कर रहे होंगे। देखिए, आप लोगों ने टेस्ट सीरीज पहले से लगा रखी है दृष्टि की। अभी जितने भी टेस्ट आ चुके हैं उतने तो कर ही लिए होंगे और मुझे लगता है कि 3 से 4 घंटा आप लोगों ने दिए ही होंगे हर एक टेस्ट में। तो रिवाइज़ करना मस्ट है। मैं हमेशा से बोलता रहा हूँ कि टेस्ट सीरीज को भी रिवाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं और इन वीडियोस को स्किप मत किया कीजिए क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम लोग बहुत कम समय में यहाँ पे रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है बुर्ज़ोम। बुर्ज़ोम किस किस काल का स्थल है, क्वेश्चन पूछा गया था। नवपाषाणकालीन स्थल है, ये नियोलिथिक साइट है और बुर्ज़ोम में 3000 BC से 1000 BC तक के प्रमाण भी मिलते हैं। बुर्ज़ोम कहाँ पे है? ये श्रीनगर में है। ठीक है, श्रीनगर में। यहाँ पे मैच कराइए। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी दंती दुर्ग ने। पाल ये गोपाल थे, चोल विजयालय और चौहान वासुदेव। यहाँ पे थोड़ा हम लोग फास्ट करेंगे, ठीक है, तो बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ देखना। ये क्वेश्चन मैचिंग वगैरह में पूछे जाते हैं। यहाँ पे देखिए परिमाण के बारे में पूछा है। परिमाण एक पोर्टल है जिसमें क्षेत्रीय इन्फॉर्मेशन, ये रीजनल इन्फॉर्मेशन और एनसीआर जो क्षेत्र है, एनसीआर के मानचित्रण के लिए इस पोर्टल को बनाया गया है। यानी ये मैपिंग पोर्टल है एक तरीके से। ठीक है, यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश ने बृहद ऋण मेले का आयोजन किया है 75 जिलों में। यहाँ पे इम्पोर्टेंट है ये जो अमाउंट है ये इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। ये इतना लोन वितरित किया गया है 16,000 करोड़। ठीक है, 16,000 करोड़, ये अमाउंट आपको ध्यान रखना है। डच फैक्ट्री की स्थापना यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्रोनोलॉजी भी पूछी जाती है। मछलीपट्टनम में डच फैक्ट्री स्थापित हुई थी 1605 में। इसके बाद फिर पुलिकट में स्थापना हुई थी 1610 में और इसके बाद फिर सूरत में 1616 में। ठीक है, ये एमएसपी से याद रखा करें। चलिए बौद्ध धर्म के बारे में देखिए। ये पिटक वगैरह हम लोग पढ़ते हैं, अभिधम पिटक, विनय पिटक और सुत्त पिटक। इनमें क्या क्या इंटेल्स है ये पूछा जाता है। अभिधम पिटक में दार्शनिक विश्लेषण की चर्चा की गई है। खासतौर से बौद्ध धर्म के जो विद्वान हुआ करते थे ये इन्हीं के लिए था, इन्हीं के लिए पिटक हुआ करता था। विनय पिटक में भिक्षु और ये भिक्षुणी जो होती थी, मठवासी जीवन पर लागू होने वाले आचरण, अनुशासन, रूल रेगुलेशन, ये सारी चीज़ें विनय पिटक में मिलती हैं। क्लियर है। और सुत्त पिटक में शिक्षा, कविता या फिर गद्य में विभिन्न प्रकार के छोटे ग्रंथ का ये कंपाइलेशन है, संग्रह है। तो एक तरह से अगर इन शॉर्ट देखें तो सुत्त पिटक में शिक्षाएं मिलती हैं, विनय पिटक में ये रूल्स रेगुलेशन मिलते हैं मठवासी जीवन के लिए जो लागू होते थे, और अभिधम पिटक में ये दार्शनिक विश्लेषण की बात की गई है। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए दस्तक अभियान। देखिए दस्तक अभियान उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। इसका पर्पज़ क्या है? संचारी रोग का नियंत्रण करना है। संचारी रोगों के बारे में हम लोगों ने देखा था। और अभी जो रिसेंट यहाँ पे करंट का क्वेश्चन है, गोरखपुर, यानी गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज है, यहाँ से ये शुरू किया गया। ठीक है, 16 से 31 जुलाई 2022 तक आयोजित किया गया था। अगर कठिन क्वेश्चन बनाएगा तो ये डेट पूछा जा सकता है, रेंज पूछी जा सकती है, बट ये लेस इम्पोर्टेंट है। उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये चीज़ है, गोरखपुर मेडिकल कॉलेज से शुरू। ठीक है, लवरादेव के बारे में क्या पढ़ते हैं? चावल की खेती के प्रमाण यहाँ से मिलते हैं। यूपी के संत कबीर नगर में स्थित है लवरादेव। यहाँ देखिए उत्तर प्रदेश प्लास्टिक अवशिष्ट प्रबंधन कॉन्क्लेव। प्लास्टिक अवशिष्ट यानी प्लास्टिक वेस्ट जो है, ये आयोजन इसका हुआ लखनऊ में। अंतर्राष्ट्रीय कैरी बैग दिवस, ये दिवस इम्पोर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय कैरी बैग मुक्त दिवस ये कब होता है? 3 जुलाई को। 3 जुलाई को मार्क याद रखें। चूँकि इन्वायरमेंट के लिए प्लास्टिक एक बहुत बड़ा चैलेंज हमेशा से रहा है। यहाँ पे जो थीम थी, इस कॉन्क्लेव की जो थीम थी वो 3R थी। 3R यानी रीयूज़, रिसाइकिल और रिड्यूस। चलिए इधर देखिए, ये इस तरफ वाला अभी देखेंगे क्योंकि वो आधा आधा लिखा हुआ है। भारत की पहली AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित डिजिटल लोक अदालत का शुभारंभ ये कहाँ से हुआ है? ये किसने किया है? ये यू ललित के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन में जो पूछा गया था यहाँ पर जस्टिस का नाम बदला हुआ था, बट इसको जो इनॉग्रेट किया है वो यू ललित साहब ने किया था। ये CGI भी रह चुके हैं कुछ दिनों के लिए। चलिए यहाँ पे कार्नेटिक बार इंपॉर्टेंट है, हम लोग को तीनों कार्नेटिक बार देखनी है और बहुत सारे फैक्ट इसमें रहते हैं। पहला जो कर्नाटक वार हुआ 1740 से 1748, 1740 से 1748। सेंट थोम के युद्ध के रूप में भी इसे जाना जाता है। सेंट थोम का युद्ध के नाम से भी इसको जाना जाता है। किस किस के बीच में लड़ा गया? फ्रांस और कर्नाटक के
ये जो नवाब थे, नवाब का नाम था अनवर उद्दीन के मध्य लड़ा गया था, एक तरह से फ्रांस और इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश सपोर्ट कर रहे थे इनको, अनवर उद्दीन को। फिर इस युद्ध की जो समाप्ति होती है, एक्सला चौपल की जो संधि थी, इस संधि के द्वारा फर्स्ट कर्नाटक वॉर समाप्त होता है। इस संधि कई बार पूछा यूपीपीसीएस, आप लोगों को पता होगा, 1748 में ये संधि हुई थी। फिर दूसरे कर्नाटक वॉर में क्या होता है, जैसे देखो 1748 तक ये चला फर्स्ट कर्नाटक वॉर, फिर दूसरा स्टार्ट हो जाता है 1749 से, और ये 54 तक चलता है, 5 साल। देखते हैं इसमें क्या क्या है। ये किस किस के बीच में, वही फ्रांस और इंग्लिश ही रहते हैं। मेन पार्टी तो यही है, बाकी ये सब जो इंडिया में थे, भारत में थे, ये तो मोहरे थे ना। जैसे मुजफ्फर जंग और चंदा साहब की तरफ से जो सपोर्ट कर रहा था वो फ्रांस कर रहा था, और इंग्लिश जो सपोर्ट कर रहा था नासिर जंग और अनवर उद्दीन की तरफ से। अनवर उद्दीन देखा ना आपने अभी फर्स्ट वॉर में, ये चीज़। और इसी युद्ध में इनकी मौत भी हो जाती है। किसकी, ये अनवरुद्दीन की यहाँ पे हत्या कर दी जाती है। थर्ड कर्नाटक वॉर देखिए 1758 से 1763, यानी आपने रेंज क्या देख ली। शुरू कब से करना है, शुरू 1740 से होते हैं, 1740 से, और 1763, ठीक है, 1763 लगभग ये 23 साल चलता है। थर्ड कर्नाटक वॉर का जो रिजल्ट था, यहाँ पे फ्रांस पूरी तरीके से पराजित हो जाता है। इसको वांडीवास के युद्ध के रूप में भी जाना जाता है। वांडीवास जैसे ही नाम आता है, हम लोग के माइंड में तुरंत स्ट्राइक करता है कि यहाँ पे फ्रांस बुरी तरीके से हारा था, ठीक है। वांडीवास एक जगह है तमिलनाडु की। फ्रांस सेना का जो प्रमुख था ये काउंट डी लाली था, और अंग्रेजी सेना का प्रमुख था आयरकूट। आयरकूट ने इसको हरा दिया था काउंट डी लाली को, ठीक है। फ्रांस यहाँ पे हार गया था। फाइनली फिर 1763 में पेरिस की संधि से फ्रांसीसियों को उनकी फैक्ट्री वापस कर दी जाती है 1763 में, यानी पेरिस की संधि के द्वारा थर्ड कर्नाटक वॉर ख़त्म हो जाता है। चलिए यहाँ पे देखिए सहायक संधि वेलेस्ली के द्वारा शुरू की गई थी, ठीक है, 1798। ये ईयर याद रखना, 1798, 1798 कई बार पूछा गया है। 1798 में हैदराबाद के निज़ाम से ये जो सहायक संधि हुई थी, ये सबसे पहले हुई थी, ठीक है। हैदराबाद सबसे पहले यहाँ पे संधि पर हस्ताक्षर करने वाला था। जैन धर्म के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था इस टेस्ट में। 24वें तीर्थंकर हैं, मतलब 24 तीर्थंकर हैं, और 24वें तीर्थंकर ये महावीर स्वामी जी हैं। पहले ऋषभनाथ हैं, ठीक है, पहले तीर्थंकर ऋषभनाथ। तीर्थंकर का मतलब भी हम लोगों ने सीखा था टेस्ट सीरीज में, ग्रेट टीचर, है ना, ग्रेट टीचर। चलिए इधर देखिए, एक यहाँ पे शब्द लिखा हुआ है नादगमुंडा। नादगमुंडा ये राष्ट्रकूट साम्राज्य में एक अधिकारी हुआ करता था। वही पूछा गया था कि ये किस क्षेत्र का अधिकारी था, किस फील्ड का था, तो ये रेवेन्यू ऑफिसर होता था। यहाँ पे मैं जूम ही कर ले रहा हूँ, ठीक है, तो आधा आधा कर ले रहा है। ये इस तरफ वाला सेक्शन इसके बाद कर लेंगे। तो यहाँ पे दो बातें याद रखना, राजस्व अधिकारी और राष्ट्रकूट साम्राज्य में यह हुआ करता था। आहार संस्कृति से क्वेश्चन पूछा गया था। इसको बनास संस्कृति भी बोलते हैं। बनास के नाम से एक रिवर भी है ना, रिवर है राजस्थान में। इस संस्कृति के बारे में बोला जाता है कि सिंधु घाटी की ये समकालीन हुआ करती थी, राजस्थान से बिलोंग करती थी, ठीक है। चलिए इधर देखिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं स्टार्टअप इकोसिस्टम से। स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग 2022, यहाँ पे सारे फैक्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। देखिए उत्तर प्रदेश को, पहली बात आपको याद रखना है, लीडर कैटेगरी में, लीडर श्रेणी में शामिल किया गया। पहले यहाँ पे कैटेगरी देखिए, ये किन किन कैटेगरी पे बनाया जाता है स्टार्टअप इकोसिस्टम। मैं यहाँ पे साइड में लिखा हूँ बेस्ट परफॉर्मर, ये पहली कैटेगरी है। दूसरी कैटेगरी है टॉप परफॉर्मर, ये दो अलग अलग हैं, एक जैसा मत समझना इसको। तीसरी कैटेगरी है लीडर, चौथी कैटेगरी है एस्पायरिंग लीडर, और पांचवी कैटेगरी है इमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम। ये कैटेगरी का नाम है। अब इसमें से क्या है, ये जो आपको तीसरी कैटेगरी दिख रही है लीडर्स कैटेगरी, इस कैटेगरी में उत्तर प्रदेश को शामिल किया गया। इसमें जो सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस है ये गुजरात और कर्नाटक का, बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट हैं ये गुजरात और कर्नाटक। ये मैं घटनासार की जो पीडीएफ है करंट अफेयर से, मैं उसको मार्क कर रहा हूँ, वो मिल जाएगा आपको 1-2 तारीख तक, 2-3 तारीख तक तो हर हालत में मिल ही जाएगा। और अभी आज या फिर कल में मैं जितनी भी मार्क हुआ है वो पीडीएफ जितनी भी मार्क हुई है मैं उसको पहले भेज दे रहा हूँ। बाकी जो बचेगा वो मैं कर दूंगा, फिर 2-3 दिन में उसको भी भेज दूंगा ताकि लेट ना हो। उसमें 194 पेजेस हैं, है ना, पीडीएफ में, यानी पूरी करंट अफेयर्स में 194 या 200 के आसपास पेजेस हैं। तो 160 170 या शायद, हाँ इतना लगभग मैंने मार्क कर लिया है, तो उसको पढ़ना। बाकी कुछ जो पेजेस बचे हैं वो बाद में कर लेंगे। जब तक आप लोग उसको पढ़ेंगे तब तक मैं भी कर लूँगा। केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा और तेलंगाना ये टॉप परफॉर्मर हैं।
ये टॉप परफॉर्मर आपने दूसरी वाली कैटेगरी देखी थी ना, ये दूसरी वाली श्रेणी, ये टॉप परफॉर्मर है। और आंध्र प्रदेश और बिहार, हो सकता है बिहार के बारे में अगर पूछे तो ये इमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम, यानी ये जो 5वीं कैटेगरी पड़ी थी हम लोगों ने, इस कैटेगरी में आंध्र प्रदेश और बिहार को डाला गया है। तो कोशिश कीजिए यहाँ पे गुजरात और कर्नाटक का फैक्ट याद रखें और उत्तर प्रदेश की ये कैटेगरी याद रखें, ठीक है। बाकी ये टॉप परफॉर्मर जाने दीजिए, वो याद भी नहीं रहेगा, इतने सारे फैक्ट हैं। यहाँ पे 68 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, ये नहीं याद रखना है, 68 नहीं याद रखना है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश। और ये भी मिलता जुलता फैक्ट ही है, मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट, लेकिन अगर साथ में स्पेशल मेंशन लिखा हुआ है, स्पेशल मेंशन, तब उत्तर प्रदेश आपको ऑप्शन में दिख जाएगा। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को स्पेशल मेंशन में मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का अवार्ड दिया गया। वैसे पॉसिबिलिटी कम है, ज़्यादा चांसेस क्वेश्चन पूछने के ये वाला है, फिर भी देख लेना स्पेशल मेंशन ना लिखा हो क्वेश्चन में, नहीं तो गलती कर देंगे। अब इस तरफ आ जाइए, सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है वो सोरारी पोट्रू, ये तमिल फिल्म है, इसमें एक्टर जो थे वो सूर्या थे, ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है। फिल्म फ्रेंडली स्टेट देख लिया, सर्वश्रेष्ठ फिल्म भी देख ली, ठीक है। दादा साहब फाल्के किसको मिला है इस बार का? आशा पारेख जी को, आशा पारेख जी। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सूर्या को उसी फिल्म के लिए, ठीक है। चलिए, वन महोत्सव अभियान, ये चित्रकूट से शुरू किया गया। चित्रकूट के बारे में बहुत सारे करंट अफेयर्स बन चुके हैं इस बार। तो हम लोग बुंदेलखंड एक्सप्रेस पढ़ते हैं, 294 लेंथ पढ़ते हैं, और इसकी भी शुरुआत चित्रकूट से ही है, इटावा तक। और चित्रकूट में एक टेबल टॉप एयरपोर्ट भी बन रहा है, टेबल टॉप एयरपोर्ट। टेबल टॉप का मतलब होता है यानी पहाड़ी पे बन रहा है हवाई पट्टी। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे वन महोत्सव का है। वन महोत्सव अभियान ये 5 जुलाई से शुरू हुआ है। हरिशंकरी का पौधा जो है इसको रोककर उद्घाटन किया गया। अभियान का जो लक्ष्य था, ये लक्ष्य याद रखना है, ये दोनों लक्ष्य याद रखना है। अभियान का लक्ष्य 35 करोड़ पौधे लगाना है, और 5 जुलाई 2022 को 25 करोड़ पौधे लग भी चुके हैं। अब जो रिमेनिंग है वो भी लग जाएंगे। चलिए, बौद्ध धर्म के बारे में यहाँ पर देखिए, हीनयान के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। हीनयान ये जो शाखा थी, पहले तो ये बताइए हीनयान और महायान का जो डिवीज़न हुआ वो किस बौद्ध संगति में हुआ था? चौथी बौद्ध काउंसिल में हुआ था, जिसमें कनिष्क, उस समय पे कनिष्क थे ना राजा। ये मीटिंग कहाँ पे हुई थी? ये कुंडल वन में हुई थी, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। इसी मीटिंग में ये हीनयान और महायान का डिवीज़न हुआ था। मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते हैं, आत्म अनुशासन पर बिलीव करते हैं, ध्यान के माध्यम से मोक्ष प्राप्त करने में ये बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं, ठीक। महात्मा बुद्ध की जो उपमाता थी महाप्रजापति गौतमी, ये पहली भिक्षुणी बनी थी संघ में। चलिए नेक्स्ट देखिए, पहले लेफ्ट हैंड साइड का कर लेते हैं, फिर राइट हैंड साइड का कर लेंगे। चोल साम्राज्य से क्वेश्चन पूछा गया। चोल साम्राज्य का जो टाइम था 900 से 1200 एडी, 900 से 1200 एडी। संस्थापक विजयालय, ऊपर वाले क्वेश्चन में भी देखा था। एक टर्म है यहाँ पे, गंगई कोंडा चोला, ये गंगई कोंडा चोला, इसकी उपाधि धारण किसने की थी? राजेंद्र चोल ने। बहुत सारे चोल राजा के एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे ऑप्शंस में, राजेंद्र चोल के बारे में याद रखना है। गंगा पर विजय करने वाला चोल, इस शब्द का मतलब होता है गंगा पर विजय करने वाला चोल। यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन के कुछ स्थल हैं। ये पूछा गया किस रिवर बैंक पर स्थित थे? भगवानपुरा, ये सरस्वती नदी के बैंक पर स्थित था। और सुतका गेंडोर ये दास्क रिवर पर स्थित था, ठीक है। दिल्ली सल्तनत पे आइए, स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, इसके बाद सैयद, फिर लास्ट में लोदी, जिसमें से सबसे छोटा कार्यकाल खिलजी का, सबसे बड़ा कार्यकाल तुगलक वंश का। यहाँ पे नायब के बारे में क्वेश्चन पूछा था। नायब क्या है? ये सबसे शक्तिशाली पद होता था दिल्ली सल्तनत में, ठीक है। सुल्तान की सभी शक्तियों का ये उपभोग करता था। नायब के बाद जो सबसे पावरफुल पोस्ट हुआ करती थी वो थी वज़ीर। पहले नंबर पर नायब और दूसरे नंबर पर वज़ीर। वज़ीर को तो हम लोग समझते हैं, वज़ीर ये फाइनेंस ऑफिसर हुआ करता था, फाइनेंस मिनिस्टर की तरह ये कार्य करता था। दीवाने वजारत का प्रमुख, वजारत यानी फाइनेंस, दीवाने वजारत का प्रमुख हुआ करता था। दीवाने अर्ज हम लोग सैन्य विभाग के बारे में पढ़ते हैं, सैन्य विभाग को ही बोला जाता था दीवाने अर्ज। दीवान का मतलब डिपार्टमेंट होता है और अर्ज का मतलब होता है सेना, ठीक है, सेना। सैन्य विभाग की स्थापना
सबसे पहले किसने की थी? बलबन के द्वारा की गई थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट, सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। और हुलिया, हुलिया और दाग प्रणाली, दाग समझ रहे हो ना, दाग प्रणाली, लोहे को गर्म करके स्किन पर मार्क कर दिया जाता था, ठीक है। ये अलाउद्दीन खिलजी की देन थी। अलाउद्दीन खिलजी ने हुलिया और दाग प्रणाली की शुरुआत की थी। और इसके बारे में इसके लिए भी जाना जाता है, सैनिकों को नगद वेतन देने वाला ये पहला सुल्तान था। नगद वेतन आपने बाद के समय का देखा होगा, मुग़ल साम्राज्य में देखा होगा कि वहाँ पे जो वेतन मिलता था, वेतन इन कैश नहीं किया जाता था, कैश में नहीं मिलता था, ज़मीन दे दी जाती थी वेतन के बदले में, ठीक है। यहाँ पे देखिए रिवर आर्ट गैलरी, ये कहाँ पे बनाई जा रही है? ये प्रयागराज में। ये काम करेगा NHAI, ठीक है, NHAI। यानी रोड से जाएंगे तो अगल बगल में आपको बहुत अच्छी सी गैलरी दिखेंगी, पिक्चर दिखेंगी, फ़ोटोज़ दिखेंगी, रनिंग पिक्चर्स दिखेंगी, हमारे संस्कृति की, हमारे विरासत की, ये सारी चीज़ें। यूपी ने डेलोइट इंडिया, इसके बारे में कई बार पढ़ चुके हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश को जो अपनी इकोनॉमी का टारगेट रखा है, इसने कितना रखा है? $1 ट्रिलियन, $1 ट्रिलियन। इस इकोनॉमी को पहुंचाएंगे कैसे? उसके लिए एक छोटी सी यहाँ पे एक इनिशिएटिव है उत्तर प्रदेश का, डेलोइट इंडिया को सलाहकार नियुक्त किया ताकि हम यहाँ तक पहुँच सकें। चलिए, इलाहाबाद की संधि 1765, बहुत आसान सा। 1764 बक्सर के युद्ध के बाद, जस्ट बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा इस संधि को किया गया था। उसने 2 शर्तें रखी, ठीक है। 2 संधि हुई थी और 2 लोगों से की थी। पहली संधि हुई थी अवध के नवाब के साथ, और दूसरी संधि हुई थी जो सबसे बड़े राजा थे उस समय पर, मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय, जो दिल्ली में बैठे थे, ठीक है। तो ये 2 संधि, और ईयर याद रखें, ईयर तो कई बार मैचिंग में आपको दिख ही जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक, यहाँ पे फिर से दिल्ली सल्तनत पे आ जाइए। 1206 से 1210 इनका समय था, 4 साल ही इन्होंने शासन किया। गुलाम वंश के संस्थापक के रूप में इनको जाना जाता है। चूँकि तुर्क का ये गुलाम था तो तुर्की शासन भी इनको बोला जाता है, ठीक है। बट तुर्की शासन वास्तव में स्थापित किसने किया था? इल्तुतमिश ने। उसको देख लेंगे अभी। इसके बाद इनके बेटे के बारे में देख लेते हैं, आराम शाह। 1210 तक कुतुबुद्दीन ऐबक रहा, फिर 1210 में आराम शाह, इनके बेटे आ गए, सन ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। ये कैपेबल नहीं था, अक्षम ये शासक था। 8 महीने ही इसका शासन रहा। तुर्की अमीरों ने विरोध किया था, उसके चलते इसको हटा दिया गया था, ठीक है। उसके बाद फिर एंट्री मारते हैं 1210 में ही इल्तुतमिश। ये मजबूत शासक था, ये कैपेबल था, तुर्की शासन का वास्तविक शासक इसको माना जाता है, इल्तुतमिश को, ठीक है। चलिए इधर देखिए, 1236 तक देखा ना आपने इल्तुतमिश को। 1236 में फिर एंट्री करते हैं रुकनुद्दीन फिरोज शाह। इल्तुतमिश का बेटा था ये, सन ऑफ इल्तुतमिश, ठीक। हाथी पर बैठकर सोना मारता था, इसका ये सब काम था। तो कहाँ से शासन करेंगे? एक तुर्की नौकरानी हुआ करती थी इसके शासन में, उससे ये कंट्रोल होता था। तो ये सारी बातें थीं इसके बारे में। तो ये कैपेबल थे ही नहीं, ठीक है, शासन चलाने के लिए। रजिया सुल्तान ने अमीरों के समर्थन से फिरोज शाह, यानी जो अभी जस्ट पढ़ा आपने, ये फिरोज शाह, ठीक है, फिरोज शाह और तुर्की नौकरानी को मौत के घाट उतार दिया। फिर जान रहे हैं, फिर रजिया सुल्तान आ जाती हैं। ये थोड़ा दिल्ली सल्तनत के बारे में था। फिर क्वेश्चन पूछा गया आलमगीरपुर के बारे में। ये उत्तर प्रदेश का ये स्थल है, मेरठ में स्थित है, सिंधु घाटी का सबसे पूर्वी स्थल, ईस्टर्न ये साइड है, ठीक है, ईस्टर्न साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था 1300 प्लस संस्कृत पांडुलिपियों का फारसी अनुवाद किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने। और एक काम किया था अरीजुद्दीन खान से, ये काम करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। तुगलक वंश का दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबा कार्यकाल भी रहा है। कुंभ मेला प्रयागराज में ऑर्गेनाइज कब होगा? ये 2025 में होगा, 24 मत लगा देना। वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 एक कौशिक राजशेखर को मिला है, ऊर्जा पुरस्कार, ठीक है, कौशिक राजशेखर। चलिए मराठा वॉर देखते हैं। आपने देखा था अभी कर्नाटिक वॉर देखा था, 1763 तक देखा था, है ना। 1763 में पेरिस की संधि के द्वारा सब खत्म कर दिया जाता है। पेरिस की संधि 1773 था या 1763 था, और इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेना। फिर इसी के आगे का समय आप देख रहे हैं, 1775 से 1782 पहला मराठा वॉर शुरू हो जाता है। इस मराठा वॉर से जो संबंधित संधियाँ हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था टेस्ट में। सूरत की संधि 1775, अब सारी संधि इसी टाइम फ्रेम में होंगी, 1775 से 82 के बीच में। पहली संधि होती है सूरत की संधि 1775 में, पुरंदर की संधि होती है 76 में, फिर सालभाई की संधि होती है 82 में, ठीक है।
और जो सबसे लास्ट में संधि होती है उसी संधि के द्वारा वॉर ख़त्म होती है। ठीक है, सेकंड एंग्लो मराठा वॉर देखिए, ये देखिए ये लगातार नहीं हुए, ये 1775 से 82 पहला वॉर हुआ और फिर दूसरे वॉर देखिए अब 1803 से शुरू हो रहा है, यानी गैप था 1782 से 1803, अच्छा खासा समय था, यानी 20 साल बाद फिर सेकंड एंग्लो मराठा वॉर शुरू हुए। और इस वॉर से संबंधित जो संधियां थीं, बेसिन की संधि 1802, देवगांव की संधि 1803। क्वेश्चन जो पूछा गया था ये संधियों के बारे में पूछा गया था कि कौन सी संधि किस मराठा वॉर से संबंधित है, पहले, दूसरे, तीसरे। ठीक, चलिए थर्ड मराठा वॉर देखिए, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, पूना की संधि। ये पहले टाइम फ्रेम देखिए 1817 से 1819। ये टाइम याद रखा करो, ठीक है, काफ़ी हेल्प करते हैं लिंक करने में चीज़ों की। जैसे आपने पहला देखा आपने 1875 ना, सॉरी 1775 ना, पहला 1775 देखा और लास्ट देख रहे हैं, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 1775 से शुरू होती है वॉर, एंग्लो मराठा वॉर, और 1819 तक ये वॉर चलती हैं, यानी लगभग कितना साल हो गया, 25 + 19, ये हो गए लगभग 45 साल, लगभग 44 साल 45 साल, अच्छे खासे समय में ये चलते रहे। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर से संबंधित संधियाँ हैं पूना की संधि, ग्वालियर की संधि और मंदसौर की संधि। इस सारे ईयर कैसे याद रखोगे, बार बार देखने से याद होगा, एक बार में नहीं होगा, बट एक दो बार नज़र चली जाती है तो फिर आसान हो जाती है चीज़ें, ऐसा भी नहीं है। यहाँ पे देखिए भारत नवाचार सूचकांक इनोवेशन इंडेक्स में उत्तर प्रदेश का 7वां स्थान है, उत्तर प्रदेश का 7वां स्थान है। भारत नवाचार सूचकांक है ये, ठीक है, वैश्विक वाला नहीं है, इसको नीति आयोग पब्लिश करता है, 3rd एडिशन था। तो उत्तर प्रदेश को नीति आयोग ने 7वां स्थान दिया, पहला स्थान दिया कर्नाटक को भारत नवाचार में, सबसे इनोवेटिव स्टेट जो है वो कर्नाटक है, फिर तेलंगाना है, फिर हरियाणा है। एटलीस्ट पहला याद रख लें तो ये भी बहुत है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट और पहाड़ी राज्यों में अगर बात करें तो मणिपुर को पहला स्थान मिला है। चूँकि नीति कमीशन के जो भी इंडेक्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, तो इसको सारे फैक्ट इसको इम्पोर्टेंट मान के चला कीजिए। 3 फैक्ट आपको याद रखना है, नीति कमीशन के द्वारा इसको पब्लिश किया जाता है, उत्तर प्रदेश की रैंक 7वीं है, कर्नाटक सबसे ज़्यादा इनोवेटिव स्टेट है, और 4-5 फैक्ट हो गए इवन। नॉर्थ ईस्ट स्टेट में मणिपुर का पहला स्थान है, और यूटीज़ में केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ का पहला स्थान है। क्लियर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भगवानी देवी देख रहे हैं, इनकी ईयर देख रहे हैं, ये इनका एज देख रहे हैं, 94 साल की हैं, लेकिन स्प्रिंट है, धावक हैं, तब भी दौड़ लेती हैं। भारत के लिए गोल्ड मेडल भी जीता है इन्होंने, 100 मीटर रेस दौड़ी है, 100 मीटर रेस दौड़ी है, और वो भी लगभग 25 सेकंड में। वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2022 में इनको गोल्ड मेडल मिला। तो उनका नाम याद रखना है आपको, ठीक है, भगवानी देवी का, क्योंकि इनके बारे में ये सारे फैक्ट उतने इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इनका नाम इम्पोर्टेंट है, इनके बारे में जानना इम्पोर्टेंट है। आइए इस तरफ देखिए, इस तरफ क्या क्या है, यहाँ पे हिस्ट्री का ही क्वेश्चन पेपर ही है। सराय अदल किसे बोला जाता था? सराय अदल एक ऑफिसर का नाम था, ये ऑफिसर लिखें, लेफ्ट हैंड साइड में ऑफिसर लिखें। सराय अदल ये कपड़ा और किराने बाजार को नियंत्रित करता था, कपड़ा और किराना बाजार से संबंधित था। साइना ए मंडी ये बाजार का अधीक्षक होता था, ठीक है, अधीक्षक, यानी ये पूरे बाजार का अधीक्षक हुआ करता था, साइना ए मंडी। और सराय अदल जो लिखा है वो सिर्फ कपड़े और किराने को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, तो कन्फ्यूज मत होना। बरीद जो होता था ये खुफिया अधिकारी होता था, और मुनिया ये गुप्त जासूस का नाम था। ये क्वेश्चन बहुत कठिन होते हैं, लेकिन अगर ये क्वेश्चन आप सही कर ले जाते हैं पेपर में तो बहुत लीड मिलती है ना, बहुत लीड मिलती है। और ये ऐसा नहीं है कि ये नए क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछे भी जा चुके हैं, आपने प्रीवियस क्वेश्चंस लगाए होंगे, तो ये रिपीटेड क्वेश्चंस हैं सब। चलिए विजयनगर साम्राज्य के बारे में, इसको बहुत अच्छे से हम लोगों ने टेस्ट सीरीज में सीखा है, हरिहर बुक्का के द्वारा इस साम्राज्य को बनाया गया था। इस साम्राज्य को 4 अलग अलग राजवंशों में डिवाइड किया गया। ये 4 वंश हम लोग पढ़ते हैं, संगम, सलुब, तुलुब और अराबिडू। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखा ही है, संगम, सलुब, तुलुब और अराबिडू, ठीक है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना 2022, ये सरकारी कर्मचारियों के लिए है, 5 लाख का इसमें मुफ्त इलाज है, ठीक है।
हर एक फैमिली को हर साल 5 लाख तक का मुफ्त इलाज यहाँ पे दिया जाएगा। हेल्थ कार्ड भी बन रहे हैं। शतरंज ओलंपियाड मसाल रिले करने वाला भारत पहला देश, ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। शतरंज ओलंपियाड मसाल रिले करने वाला भारत पहला देश है। 44वां शतरंज ओलंपियाड चेन्नई में तमिलनाडु में आयोजित हुआ था। चलिए सहायक संधि देखिए, लॉर्ड वेलेस्ली पर आ जाइए, 1798 है ना। इस पर हस्ताक्षर करने वाले जो स्टेट थे, पहला राज्य था हैदराबाद है, ठीक है। ये HMT याद रखा कीजिए, HMT घड़ी जो है, और AP बाद में याद रख लीजिए। अगर शुरुआत से 5 भी याद है तब भी काम बन जाएगा। HMT H का मतलब हैदराबाद है 1798 में। फिर इसने दोबारा भी हस्ताक्षर किए थे, 2 बार हस्ताक्षर किए थे। फिर इसके बाद M का मतलब है मैसूर 1799, T का मतलब है तंजौर 1799, A का मतलब है अवध 1801 और P का मतलब है पेशवा, पेशवा ने किया था 1801 में। ये 5 फैक्ट यहाँ पे हो गए। बाकी और भी हैं जिन्होंने हस्ताक्षर किए थे, बट सारी सीरीज याद रखने की ज़रूरत नहीं है। शुरुआत के 3-4 रहेंगे, 5 याद रहेंगे तब भी आप रिजेक्ट तो कर ही देंगे, क्वेश्चन हमारा बन जाएगा। मालाबार विद्रोह, मालाबार विद्रोह इसको मोपला विद्रोह के भी नाम से जानते हैं, मुस्लिम विद्रोह के भी नाम से जानते हैं। केरल में हुआ था ये भी जानते हैं, 1921 में हुआ था ये भी जान रहे हैं। और यहाँ पे ये विद्रोह की वजह क्या थी? ये हिंदी लिख दिया, हिंदू है, ठीक है, ये हिंदू है। हिंदू जमींदारों के खिलाफ मुस्लिम काश्तकारों का ये विद्रोह था केरल में। चलिए, पाइवोट एक टूल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड है। ये काम करेगा भविष्यवाणी का। भविष्यवाणी किस चीज़ की कर रहा है? कैंसर से उत्पन्न होने वाले जो जीन हैं, कैंसर उत्पन्न करने वाले जो जीन हैं, इन जीनों की भविष्यवाणी ये करेगा। चलिए, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में, पूछे जा चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज गांधीनगर में लॉन्च, और ये तो लॉन्च हो भी चुका है। ये चंद हुदड़ों की खोज किसने की थी? चंद हुदड़ों की खोज AG मजूमदार ने 1931 में चंद हुदड़ों की खोज। राखी गढ़ी ये हरियाणा में है, इसकी खोज की थी सूरजभान ने। ये थोड़ा सा नॉन फेमस इंसान है लेकिन नाम याद रखना, राखी गढ़ी हरियाणा, सूरजभान, ठीक है। आ जाइए फिर से अलाउद्दीन खिलजी पर आ जाइए। अभी आपने देखा था ये जो कैश में पेमेंट करने वाले पहले सुल्तान थे, हुलिया की प्रणाली के जनक थे और धागे प्रणाली के जनक थे। 1296 से 1316 इनका कार्यकाल था। जलालुद्दीन खिलजी ये जो थे, ये वास्तव में क्या थे? जलालुद्दीन खिलजी ये खिलजी वंश के संस्थापक थे, जो अलाउद्दीन खिलजी का चाचा था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा की यहाँ पे हत्या करके ये सुल्तान बन गया था। चलिए इधर आइए। सिकंदर सानी की उपाधि धारण भी ये किया था। सिकंदर सानी अलाउद्दीन खिलजी। मूल नियंत्रण के लिए इसे जाना जाता है। ये जो खास बात है इसकी, ये कई बार क्वेश्चन पूछा है। मूल नियंत्रण, ये वस्तुओं की कीमत कम करना चाहता था, ठीक है, कम करना चाहता था। इसकी वजह क्या थी? ताकि हम सेना में और लोगों को भर्ती कर सकें। जो पैसा यहाँ से कीमत घटाने से बचेगा और सेना बढ़ा के यहाँ पे हम अपना साम्राज्य और बड़ा कर सकते हैं, ये इसका टारगेट था। उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य उत्सव जो है, पर्व जो है, ये गोवा में आयोजित हुआ। उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य उत्सव, ठीक है, गोवा हो गया। सन्यासी विद्रोह, इस पर बेस्ड एक रचना भी है आनंद मठ के नाम से। ये इसको लिखा गया था BC चट्टोपाध्याय के द्वारा। बंकिम चंद्र चटर्जी भी बोलते हैं इनको ना। सन्यासी विद्रोह को फकीर विद्रोह भी कहा जाता है। एक और यहाँ पे उपन्यास था, रचना थी देवी चौधरानी के नाम से। देवी चौधरानी, इसकी रचना भी BC चट्टोपाध्याय ने की थी, बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी, ठीक है। चलिए, RRR की कृति देखिए, राजा राम मोहन राय साहब। इनको RRR में लिखता हूँ अक्सर, तो कन्फ्यूज ना होना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक किताब लिखी है तोहफत उल मुवाहिद्दीन, हम लोग अक्सर इस नाम से पढ़ते हैं। एकेश्वरवाद का जो उपहार था, ये किसकी कृति है? ये राजा राम मोहन राय साहब की है। लेकिन इस नाम को भी याद रखना है, PCS तो इस नाम से भी पूछा है कई बार। और ये नाम लिखेगा तो आपको लगेगा नहीं राजा राम मोहन राय साहब की ये कृति है, बट है तोहफत उल मुवाहिद्दीन। चलिए, इनके बारे में और क्या है? 1828 में ब्रह्म सभा की स्थापना की थी, बाद में ब्रह्म समाज बना था। फिर 1829 में सती प्रथा उन्मूलन कानून इन्होंने पारित करवाया था बेंटिक की सहायता से। उस समय पे ये कौन थे?
ये गवर्नर जनरल थे। ठीक है, 1833 में राम मोहन राय साहब की यहाँ मृत्यु हो जाती है। चलिए इस तरफ आ जाइए। जीवन चरित्र रचना जो है वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा लिखी गई है। जीवन चरित्र रचना क्वेश्चन में इसके सामने राजा राम मोहन राय साहब लिखा था, जो गलत हो गया था क्योंकि रचनाकार ईश्वर चंद्र विद्यासागर है। यूरो को अपनाने वाला देश क्रोएशिया है। क्रोएशिया की जो पहले मुद्रा थी वो कुना है। कुना को त्याग किया, अब इन्होंने क्या अपना लिया, यूरो। ठीक है। 11वीं कृषि जनगणना ये 21-22 में हुई थी। 11वीं, ये 11 आपको याद रखना है, हर 5 साल में आयोजित की जाती है। यहाँ पे बस इतना ही है, ये नंबर याद रखना है 11वीं। चलिए, शिल्पाधिकारम की रचना किसने की थी? इलांगो वादिल। बेसिक फैक्ट है, इलांगो वादिल। सिकंदर लोदी के बारे में आइए। लोधी साम्राज्य दिल्ली सल्तनत का सबसे लास्ट डायनेस्टी, लास्ट वंश, 1489 से 1517। गजे सिकंदरी के लिए जाना जाता है। गजे सिकंदरी क्या है? ये एक पैमाना था। ठीक है, ये पैमाना है। और इसके लिए और क्या इंपॉर्टेंट है, गुल रुखी नाम से फारसी छंद भी ये लिखता था सिकंदर लोदी। हिंदुओं पर जजिया इसने लगाया था। आगरा की स्थापना 1504 के लिए भी जाना जाता है। ये फैक्ट इनके बारे में हो गए। ये देखिए ऋग्वेद के बारे में देखिए। ऋग्वेद 10 मंडल है। ठीक है, 1028 सूक्त है। ठीक है। 3rd मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तीसरा जो मंडल है, तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ये भी ध्यान रखना, 1 से 10 जो मंडल हैं वो एक साथ नहीं लिखे गए थे। पहला और जो 10वां था ये बाद में जोड़े गए। ठीक। गायत्री मंत्र किसके द्वारा लिखा गया था? विश्वामित्र ने लिखा था। चलिए, इब्न बतूता की एक रचना है, एक कृति है, एक किताब है, किताब उल रहेला। कई बार पढ़ते हैं किताब उल रहेला। ये इब्न बतूता किसके काल में आए थे? मोहम्मद बिन तुगलक, है ना, MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। शायनामा की रचना की थी फिरदौसी ने। तहकीक हिंद की रचना की थी अलबरूनी ने। और चचनामा लिखा था अबू बकर ने। रिवाइज हो गया। चलिए, सतनामी आंदोलन देखिए। सतनामी आंदोलन मध्य भारत में एक्टिव था और घासीदास द्वारा इसको शुरू किया गया था। सतनामी आंदोलन इतना ही पूछा था उसमें, किसके द्वारा शुरू किया गया था? सत्य शोधक समाज, ज्योतिबा फुल्ले साहब को पढ़ते हैं। गुलामगिरी इनकी एक रचना थी। गुलामगिरी को लिखा था ज्योतिबा फुले ने। टाइम पत्रिका ने विश्व के महानतम स्थानों में 2 भारत के स्थान भी चुने हैं। पहला स्टेट चुना है केरल को, दूसरा अहमदाबाद को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 स्थान। और लर्निंग सिटीज़ भी हम लोग पढ़ते हैं, 3 स्थान पढ़ते हैं, जिसमें से 2 स्थान केरल के ही थे, है ना। एक नाम त्रिशूर था और दूसरा स्टेट तेलंगाना था। तेलंगाना की जगह वारंगल थी। केरल का जो पहली जगह थी वो मुझे याद नहीं आ रही है। दूसरी जगह त्रिशूर है, वो मिल जाएगा आपको। यहाँ पे देखिए, ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे फैक्ट है। यहाँ पे जो अमेंडमेंट किए गए हैं, गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम, इसमें देखिए क्या क्या यहाँ पे संशोधन अभी हुए हैं। पहले जो प्रोविज़न थे वो सिर्फ मैरिड वुमेन के लिए थे। अब मैरिड वुमेन के साथ साथ अनमैरिड वुमेन को भी शामिल किया गया। स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछेगा तो ध्यान रखना है। गर्भावस्था को 20 सप्ताह तक समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, 20 सप्ताह तक समाप्त किया जा सकता है। 24 सप्ताह के बाद गर्भावस्था अगर आपको समाप्त करनी है तो आपको राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड की राय लेना आवश्यक है। यहाँ पे कुछ चेंजेस हुए। ठीक। तमिल साहित्य में कुछ महिला कवि भी हुई हैं, उनका नाम है अब्बैयार, नच्चेलियर और काकई पांडियार। इन सभी के नाम पूछे गए हैं, नाम याद रखना। पुलिस हिरासत में सबसे ज़्यादा मौतें उत्तर प्रदेश में हुई हैं। ये रिकॉर्ड है 2020 और 21 का ये डेटा है। सबसे ज़्यादा पुलिस हिरासत में मौतें उत्तर प्रदेश में, फिर वेस्ट बंगाल में। ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, NCRB का यहाँ पे रिपोर्ट में बताया गया है। सेडिशन के जो मामले हैं, सेडिशन यानी देशद्रोह के जो मामले हैं, सबसे ज़्यादा कहाँ पर रिकॉर्ड किए गए? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में। स्वेज नहर आर्थिक क्षेत्र में हरित हाइड्रोजन संयंत्र ये लगाया जा रहा। इसके लिए हमारी कंपनी भी काम कर रही है, हमारे देश की कंपनी काम कर रही है। उस कंपनी का नाम है रीन्यू पावर। इस कंपनी का नाम आपको याद रखना है। स्वेज नहर आर्थिक क्षेत्र में ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। राष्ट्रीय योजना समिति। मॉडर्न हिस्ट्री पे आ जाइए। मॉडर्न हिस्ट्री पे 1938 इसके जो अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस साहब थे। 1938 और 1939 में 2 अधिवेशन भी हुए थे, हरिपुरा और त्रिपुरी में। दोनों की जो चेयरमैनशिप की थी वो इन्हीं ने की थी, सुभाष चंद्र बोस साहब ने। NIRF यानी नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क,
MHRD, अब तो नाम रहा नहीं MHRD, इसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बोला जाता है। इस मिनिस्ट्री के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। IIT मद्रास का पहला स्थान है। कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस इन डेवलपिंग कंट्रीज रिपोर्ट, ये UNDP द्वारा इसको जारी किया जाता है। कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस इन डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है। यहाँ पे देखिए अशोक की शिलालेखी भाषा, शिलालेख पर जो भाषा यूज की जाती थी वो प्राकृत थी, ठीक है, प्राकृत या अरमाइक थी या फिर ग्रीक थी। ये 3 भाषाओं का यूज किया जाता था, जिसमें से ये जो अरमाइक और ग्रीक भाषा का यूज किया गया, ये ज़्यादातर अफगानिस्तान में जो शिलालेख हैं वहाँ पे ये मिलता है, ठीक है, वहाँ पे ये मिलता है। चलिए, इंद्र ऋग्वेद के सबसे शक्तिशाली देवता हुआ करते थे, इंद्र। G20 कार्यक्रमों में फर्स्ट मीटिंग, देखिए आपको पता है G20 की समिट जो होने वाली है वो कहाँ पे होगी, वो इंडिया में होगी, सितंबर में शायद, है ना, सितंबर 23 में है। तो ये जो फाइनल समिट है, इसके पहले भी बहुत सारे कार्यक्रम इंडिया में किए जा रहे हैं। उसी कार्यक्रम में यहाँ पे पूछा है कि जो पहली मीटिंग हुई है वो G20 वित्त और केंद्रीय बैंकों की प्रतिनिधियों की मीटिंग हुई है। ये बेंगलोर में की गई, कर्नाटक में। चलिए, उत्तर प्रदेश के भी 4 जिले चुने गए हैं, मैंने आपको करंट अफेयर्स में प्रोवाइड करवाया है। G20 की जो थीम है आसान है, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, जिसका मतलब होता है वसुधैव कुटुंबकम। 1938 और 1939 अभी सीखा था हम लोगों ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो सेशन हुआ करते थे। 1938 का सेशन हरिपुरा में, और हरिपुरा कहाँ पे है, ये गुजरात में है, ठीक है, गुजरात में। 1939 का सेशन त्रिपुरी में हुआ था, त्रिपुरी जगह है जबलपुर, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। चेयरमैनशिप सुभाष चंद्र बोस। फिर 1940 में उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। चलिए, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, इसको लॉन्च कब किया गया था, इस स्कीम को 2018 को, 2018 इम्पोर्टेंट है। मिशन कुशल कर्मी, मिशन कुशल कर्मी ये दिल्ली सरकार की ये स्कीम है, योजना है। अकबरनामा को लिखा गया था अबुल फजल के द्वारा। अकबरनामा जो है 3 भागों में ये किताब है, ठीक है। पहला जो भाग है, पहले भाग में पूर्वजों के बारे में लिखा गया है, इसी ने लिखा है अबुल फजल ने। दूसरे भाग में, दूसरे हिस्से में अकबर के शासनकाल के बारे में लिखा गया है। और इस किताब का जो तीसरा हिस्सा है, उसी हिस्से को बोलते हैं आईने अकबरी। तो कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि आईने अकबरी को किसने लिखा, तो वो अबुल फजल हो जाता है, ठीक। चलिए, मिलिंद पन्हो, ये बौद्ध साहित्य है और नागसेन के द्वारा इसको लिखा गया है। इसमें है क्या, इसमें संवाद है, संवाद है इसी नागसेन का, और एक बौद्ध भिक्षु हैं, साधु हैं, उनके मध्य में संवाद है, ठीक है। इधर देखिए, उत्पल वंश ये एक्टिव था जम्मू कश्मीर में। अवंती वर्मन ने इसकी स्थापना की थी। क्वेश्चन यही पूछा गया था कि उत्पल वंश की स्थापना किस शासक ने की थी, ऑप्शन में अवंती वर्मन भी था। इधर देखिए, 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। 27 सितंबर विश्व पर्यटन दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट है 27 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आसान है, 8 मार्च जानते हो। नया दिवस ये है वैश्विक क्षमा दिवस, पार्डन डे, 7 जुलाई। तो हो सके तो इसको याद रख लेना, तभी रिवीजन का पर्पज होगा। बाकी 3 तो पता ही थे, और ये भी अभी हम लोगों ने सीखा था पिछले क्वेश्चन में। प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस, कैरी बैग सीखा था ना, कैरी बैग। अगला प्रश्न पूछा गया था, गहड़वाल वंश का संस्थापक कौन था, चंद्रदेव थे। राजधानी इसने वाराणसी को बनाया था, और परमेश्वर की उपाधि इसको दी गई थी, परमेश्वर की उपाधि। यहाँ पे देखिए, परफॉर्मेंस ग्रेड इंडेक्स डिस्ट्रिक्ट वाइज ये रिपोर्ट है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। परफॉर्मेंस ग्रेड इंडेक्स स्कूली शिक्षा के मैटर में है, संबंधित है। स्कूली शिक्षा में सबसे जो आगे है मथुरा और औरैया सबसे आगे हैं, ठीक है, मथुरा और औरैया। उत्तर प्रदेश का डेटा है, तो ये मैंने उत्तर प्रदेश का ही लिखा है बस, चूँकि क्वेश्चन यही पूछा गया था तो इसी को मेंशन किया बस। उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेस वे कितने हो गए हैं, 13 हैं, ठीक है, 13 बट एक्टिव नहीं है, मतलब ऑपरेशनल नहीं है, बाकी निर्माणाधीन है, अभी निर्माण चल रहा है। सबसे अधिक हैं ये भारत में। बुंदेलखंड एक्सप्रेस अभी रिसेंट है, 296 किलोमीटर, 7 जिलों से ये होकर गुजरता है। चित्रकूट से शुरू होता है और इटावा में ख़त्म हो जाता है। नारी को नमन योजना हिमाचल प्रदेश की है, इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है एक बार। ये परिवहन में 50% की छूट है किराए में महिलाओं को इस योजना के तहत। अजातशत्रु हर्यंग वंश का शासक था, ठीक है, बिम्बिसार का पुत्र था। ये जाना किस लिए जाता था, नवीन सैन्य हथियारों के लिए, इनोवेटिव हथियार के लिए जाना जाता था। महाशिला कंटक, इसकी हमने इमेज भी आपको दिखाई थी जब टेस्ट कर रहे थे। और दूसरा यहाँ पे हथियार है रथ मूसल।
मूवी तो देखे हैं ना, बाहुबली। बाहुबली में इन दोनों को यूज किया गया है। बड़ी सी गुलेल ये बाहुबली ने ही यूज किया था, और रथमूसल ये थे दूसरे वाले भल्लाल देव। चलिए, और पहली जो बौद्ध संगति हुई 463 BC में हुई थी ना, 463 BC। तो उस समय पे जो शासक था वो अजातशत्रु ही था। चंदावर का युद्ध मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच 1194 में। चंदावर जगह है फिरोजाबाद के पास में। यहाँ पे जयचंद की मौत हो जाती है, गौरी जीत जाता है। चेनकुरुंजी के बारे में कल भी पढ़ा था। ये प्लांट है, वृक्ष है, इसमें कुछ फूल वगैरह होते होंगे। और ये इसके बारे में खास बात क्या थी, एंडेमिक है ये, है ना, स्थानिक प्रजाति और कहीं पाई नहीं जाती है यहाँ के अलावा। अगस्तमाला बायोस्फीयर रिजर्व। ये हेल्प किस में करता है, लो ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट हैं और गठिया के इलाज में ये हेल्पफुल है। चलिए आइए इधर आइए। इंडियन नेशनल आर्मी विचार किसने दिया था, मोहन सिंह ने। भारतीय युद्धबंदियों से सेना बनाने के विचार। ये जो इंडियन नेशनल आर्मी में लोग थे ये क्या थे, ये प्रिजनर ऑफ वार से ही थे, भारतीय युद्धबंदी ही थे। इनसे सेना बना डाली मोहन सिंह ने। ठीक, बाद में फिर इसका चार्ज कमान किसके पास आ गई थी, आज़ाद साहब के पास, सॉरी बोस साहब के पास। चलिए, सूफी संत है ख्वाजा मोइनुद्दीन। क्वेश्चन पूछा गया था गरीब नवाज के नाम से किसे जाना जाता है, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन को जाना जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे दो शब्द मिलते हैं अशोक के शिलालेखों पर। एक शब्द है प्रतिवेदक, दूसरा शब्द है पुलिसनी। ये जो पोस्ट हुआ करती थी, ये पोस्ट ही हुआ करती थी, यानी इंसानी थे ये। राजा को जनता की राय से अवगत कराने के लिए जिम्मेदार होते थे प्रतिवेदक और पुलिसनी। चलिए, अकबर के विजय अभियान देख लीजिए। मालवा पर विजय किया इन्होंने। इनका कार्यकाल तो जान रहे हो, 1556 से 1605। 1605 में इनकी मृत्यु हो जाती है, 56 में एंट्री करते हैं। ये 1560 में ये मालवा पर विजय कर डालते हैं। 1560 से 62 मालवा विजय, चित्तौड़ विजय 1568, उदय सिंह और अकबर। 1576 इम्पोर्टेंट है बहुत, हल्दी घाटी का युद्ध, यहाँ पर राणा प्रताप थे। और 1595 ये कांधार, यहाँ पे इन्होंने विजय प्राप्त की। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है। लेकिन भारत छोड़ो का जो नारा था ये यूसुफ मेहर अली के द्वारा दिया गया था, याद रखना। भारत छोड़ो ये जो नारा था यूसुफ मेहर अली के द्वारा, और साइमन गो बैक का नारा भी इन्हीं के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलिए, यहाँ पे कुछ नीतियाँ हैं, मैचिंग में क्वेश्चन पूछा था। रिंग ऑफ फेंस, घेरे की नीति वारिंग हेस्टिंग्स। साइक संधि 1798, लॉर्ड वेलेस्ली। व्यपगत की संधि ये डालहौजी पढ़ते हैं हम लोग। और प्राउड रिजर्व की नीति ये लॉर्ड लिट्टन पढ़ते हैं। और हम लोग लॉर्ड रिपन पढ़ते हैं, जिसमें से रिपन के काम सही रहे, लिट्टन के काम बहुत बेकार रहे। रिपन को किसके लिए जाना जाता है, लोकल गवर्नमेंट के लिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। हाइपडीज का युद्ध जो था इसको झेलम का युद्ध भी बोलते हैं। झेलम का युद्ध 326 BC में हुआ था। झेलम का युद्ध जानते हैं हम लोग, सिकंदर और पोरस, है ना, सिकंदर पोरस, और वहाँ पे जो जनजातियाँ थीं इन्हीं के मध्य हुआ था। पोरस यहाँ पे हार गया था। पोरस के पास सेना बड़ी थी फिर भी ये हार गया था, लेकिन पोरस को कुछ खास नुकसान हुआ नहीं क्योंकि सिकंदर ने नुकसान कुछ किया नहीं था। ठीक है भैया, तो ये टेस्ट नंबर 3 हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत हेल्प मिल रही होगी इस तरीके की वीडियो से, और सपोर्ट करते रहें सिविल्स एजुकेशन को।